नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो उत्कर्ष द्वारा आयोजित 9 फरवरी को जो परीक्षा से पहले परीक्षा यानी कि रीट प्री लेवल 1 और लेवल 2 का एक पेपर आयोजित किया गया था राजस्थान के विभिन्न जिलों में। तो उस पेपर के अपन पहली क्लास देख चुके 15 क्वेश्चन। अगले 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी के देख लेते हैं, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो ये उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है आज का, स्कीमा अवधारणा किसकी देन है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। तो स्कीमा आपको पता है जीन पियाजे की अवधारणा है। तो स्कीमा कहते हैं किसे? तो स्कीमा कहते हैं एक प्रकार से, स्कीमा एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया, ऐसी मानसिक संरचना से, ऐसी मानसिक संरचना एक मिनट, ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके उसको कहते हैं स्कीमा। जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, सामान्यीकरण किया जा सके, ध्यान रखना। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके उसको कहते हैं स्कीमा। दूसरी भाषा में अगर इसको बोलें तो जो है व्यवहार का एक पैटर्न होता है, ये व्यवहार का तरीका या पैटर्न होता है, वो कहलाता है स्कीमा। ध्यान रखना, व्यवहार का तरीका या पैटर्न जिसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। या फिर ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके उसको भी क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। कई बार जो आपकी परिभाषा भी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना दोनों परिभाषाओं को, ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके उसको स्कीमा कहते हैं, और व्यवहार का तरीका या पैटर्न होता है उसको भी क्या कहते हैं, स्कीमा। और ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो सूची है उसमें से दिए गए सिद्धांतों के साथ उनके प्रतिपादकों का मिलान कीजिए। सबसे पहले हम बात करें क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत जो प्रसूत सिद्धांत है वो आपका दिया था बीएफ स्किनर ने। तो पहले का क्या हो गया, तीसरा। पहले का क्या हो गया, तीसरा। ठीक है, क्रिया प्रसूत किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने। बात करें प्रबलन सिद्धांत की, तो प्रबलन सिद्धांत आपको पता है क्लार्क हल ने दिया था। किसने, क्लार्क हल ने। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, अलग कलर में लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अलग कलर में लिख देते हैं। देखो आपका क्रिया प्रसूत किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। प्रबलन सिद्धांत ये किसने दिया, क्लार्क हल ने। तो बी का क्या हो गया, पहला हो गया। ठीक है, फिर बात करें जो आपका चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह कहां पर होते हैं, टोल प्लाजा पर। तो ये किसने दिया था, एडवर्ड टोलमैन ने। तो सी का क्या हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो है क्लासिकल अनुबंधन। क्लासिकल अनुबंधन जिसको कहते हैं अपन जो है, जो आपका जो क्लासिकल अनुबंधन को क्या कहते हैं, क्लासिकल अनुबंधन का दूसरा नाम जो होता है आप, ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन मतलब शास्त्रीय अनुबंधन। और ये किसने दिया था, आईपी पावलोव ने। यानी कि डी का कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। तो ये आपके उत्तर आपके सामने है। ए का तीसरा, क्या, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। यानी कि 3 1 4 2 31 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो 31 42 कहां पर है, तो यह 3 1 4 2, ये रहा 31 42, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। निम्नलिखित जो कथन है उनमें से सही कथन कौन सा वो चुनने, नीचे कूट है कि कितने सही है इसमें से। ठीक है, सबसे पहला, प्रबलक ऐसा कोई भी एक उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना या प्रायिकता को बढ़ा देता है। बिल्कुल, प्रबलक क्या होता है, किसी भी जो है घटना या उद्दीपक होता है जो एक वांछित अनुक्रिया जो घटित होने की संभावना को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फिर ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है और यह भी सही है। फिर प्रबलन अनुसूची अनुबंधन के प्रयासों में प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं, बिल्कुल। प्रबलन अनुसूची जो है वो किसको कहते हैं, प्रबलन अनुसूची कहते हैं। अनुबंधन के प्रयासों में प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, प्रबलन सूची। फिर यदि नैमित्तिक अनुबंधन आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा कराया जाए तो सीखी गई अनुक्रिया बहुत दिनों तक बनी रहती है और इसका विलोप कठिन हो जाता है। चारों की चारों बात इसमें क्या है, सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 व 4 सही है। एक बात ध्यान रखना, आप जो है इसको एक जो है टेस्ट के तौर पर ना देखें, रिवीजन के तौर पर दें और जो कुछ नया आपको सीखने को मिले उसको जरूर लिख लें। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि वह मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं की भूमिका पर बल दिया। अच्छा क्वेश्चन है, वह मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के भूमिका पर बल दिया वो कौन से हैं, तो वह हैं आपके गाल्टन। कौन है, गाल्टन। गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की भूमिका पर क्या दिया, बल दिया। अगला क्वेश्चन है,
अधिगम में वृद्धि कराना ही शिक्षण है। अधिगम में वृद्धि कराना ही शिक्षण है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वापस देखो, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जेम्स एम, ये थाइन है, ठीक है, थाइन, डाइन नहीं है, थाइन, सही लिख देता हूं मैं। इनका नाम है आपका जेम्स एम थाइन। क्या है? थाइन। तो ध्यान रखना, अधिगम में वृद्धि ही शिक्षण है, यह बात कही आपकी जेम्स एम थाइन ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम क्रम में कौन सी आवश्यकता को रखा? तो देखो, अब्राहम मैस्लो है ना, इनकी आवश्यकताएं कौन कौन सी थी वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, इनकी आवश्यकताएं 5 आवश्यकताएं, 1 2 3 4 और 5। यहां पूछा है कि जो प्रथम क्रम में कौन सी आवश्यकता को रखा। तो देखो, सबसे पहले जो यहां पर आवश्यकता हुआ शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, ठीक है। दूसरी होती है सुरक्षा की आवश्यकता, किसकी? सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी जो होती है आत्मीयता की आवश्यकता, किसकी? आत्मीयता। आत्मीयता को प्रेम या स्नेह की आवश्यकता भी कहते हैं। फिर जो आपकी आती है होती है सम्मान की आवश्यकता, किसकी? सम्मान की। और लास्ट होती है आपकी आत्म सिद्धि की आवश्यकता, किसकी? आत्म सिद्धि की अवस्था। अब इसमें पूछा यह है कि जो है अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के क्रम में प्रथम क्रम में कौन सी आवश्यकता रखा है? तो प्रथम क्रम में कौन सी आवश्यकता है? तो प्रथम क्रम में है आपकी शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता प्रथम क्रम में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता को निम्नतम स्तर पर रखा जाता है और उच्चतम आवश्यकता होती है आपकी आत्म सिद्धि की, इसको कहते हैं उच्चतम आवश्यकता। तो ये क्या होगी? उच्चतम आत्म सिद्धि की, निम्नतम आपकी शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपका गार्डनर ने दिया था। किसने? गार्डनर ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जे गार्डनर। ठीक है, एक होता बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, और ये बहुकारक जो सिद्धांत है आपका, ये किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है थॉर्नडाइक का। किसका? थॉर्नडाइक का। तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक और बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल जो इंटेलिजेंस हुआ है आपका गार्डनर का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी बालक की विशेषता या विशेषताएं हैं। अंतर्मुखी बालक की कौन सी विशेषताएं हैं? फिर वह पहला है, वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है। तो बिल्कुल नहीं, ये तो आपका बहिर्मुखी हो गया। कौन सा हो गया? बहिर्मुखी। ठीक है, फिर बात करें अपन, वह जो है क्या हो गया? वह पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है। बिल्कुल नहीं लेता, मतलब खेल कूद जो अदर या फिर जो सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती है उनमें भाग लेता है। तो ये भी बहिर्मुखी हो गया। कौन सा हो गया? बहिर्मुखी। अब बात करें, वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्मुखी बालक एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अनुभव करने से पहले सोचो। अनुभव करने से पहले सोचो, इस कथन का संबंध है। अनुभव करने से पहले सोचो, इस कथन का संबंध किससे है? तो अनुभव करने से पहले सोचो, इस कथन का संबंध जो है आपका चिंतन से है। किससे है? चिंतन से। यानी कि अनुभव करने से पहले सोचो, इसका संबंध किससे है? आपका चिंतन से है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2, चिंतन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एक भाषा अध्यापक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है। ये उदाहरण किसका है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस देखें इस क्वेश्चन को कि एक भाषा अध्यापक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ा रहा है और भाषा को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है। ये जो किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है जो आपका आगमनात्मक तर्कणा का। किसका? आगमनात्मक तर्कणा का। इंपोर्टेंट बनता है, एक भाषा अध्यापक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है। ये उदाहरण है आपका आगमनात्मक तर्कणा का। ठीक है, ये सारी तर्कणाएं क्या होती है वो हम बात कर चुके। ठीक है, अवधारणा मानचित्रण ये किसने दिया था? नोवेक ने। किसने? नोवेक ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रयासों में पुनर्बलन दिया जाए और कुछ में नहीं तो CR यानी कि कंडीशनल जो रिस्पॉन्स है उसका विलोप कठिन हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि यदि कुछ प्रयासों में पुनर्बलन दिया जाए और कुछ में नहीं, कुछ प्रयासों में तो पुनर्बलन दिया जा रहा है और कुछ में नहीं, तो कंडीशनल रिस्पॉन्स का विलोप कठिन हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे ये हम्फ्री है, क्या है? हम्फ्री। हम्फ्री विरोधाभास हो जाता है। क्या हो जाता है? हम्फ्री विरोधाभास, ध्यान रखना। यानी कि यदि कुछ प्रयासों में पुनर्बलन दिया जाए और कुछ में नहीं तो कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी CR का विलोप कठिन हो जाता है, इसका कारण है हम्फ्री, जो ये इसको क्या कहेंगे? हम्फ्री विरोधाभास। अगला क्वेश्चन है आदर्श। ये अच्छा क्वेश्चन है। आदर्श मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है, कौन से टाइप में रखा जाता है? तो जो आदर्श मानवीय विशेषताएं होती है उनको जो है आपका रखा जाता है किसमें? जीनोटाइप में। ध्यान रखना, जेनोटाइप है उसमें आदर्श मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है, और फेनोटाइप है उसमें जो है, फेनोटाइप में जो है दर्श या प्रकट जो है ना, दर्श या प्रकट विशेषताओं को रखा जाता है। ध्यान, दोनों नोट कर सकते हो आप कि मानवीय जो दर्श्य और प्रकट विशेषता है उनको फेनोटाइप और जो अदर्श्य है उनको जेनोटाइप में रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला है सतत पुनर्बलन। क्या है? सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन क्या है? तो सतत पुनर्बलन है इसमें जो है प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, मतलब प्रत्येक अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन दिया जाता है। तो ए का दूसरा हो जाएगा। देखो कलर में लिख रहा हूं, सतत पुनर्बलन में क्या होता है? प्रत्येक अनुक्रिया के बाद में सतत रूप से दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका आंशिक पुनर्बलन। एक मिनट, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन में क्या होता है? आंशिक पुनर्बलन में कभी तो सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता, यानी आंशिक रूप से दिया जाता है। कभी तो दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता है। सेम कलर वाले मैच कर रहे हैं, नोट कर सकते हो अगर करना है तो आपको। फिर आपका अनुपात पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन में क्या होता है? अनुपात पुनर्बलन में प्राणी द्वारा की गई अनुक्रिया की संख्याओं द्वारा निश्चित होता है। ठीक है, मतलब एक फिक्स संख्या के बाद में जो है क्या किया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है। फिर जो आपकी आती है वो आती है निश्चित पुनर्बलन। यह है उस समय दिया जाता है जब अनुपात एक निश्चित संख्या में पुनर्बलन प्राप्त प्राणी द्वारा क्या है? अनुक्रिया की जाती है। तो ये इससे संबंधित हो गया। तो आपस में जो है आप नोट कर लेना किसको क्या कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। सबसे पहले विकासात्मक पाठ। विकासात्मक पाठ जो है इसका जो है किससे जो है आप मैच करोगे तो ये होता है सामाजिक उम्मीदें। ठीक है। फिर बात करें मेसोमॉर्फिक गठन। मेसोमॉर्फिक गठन जो है ये होता है आपका अट्टा कट्टा शारीरिक गठन। मेसोमॉर्फिक गठन किसको कहते हैं? जो अट्टा कट्टा शरीर रखता हो। ठीक है। फिर बात करें प्रोक्सिमोडिस्टल विकास जो केंद्र से परिधि की ओर होता है, बिल्कुल। फिर बात करें मस्तकोद्मुखी विकास क्रम जिसको हम कहते हैं सिफेलोकोडल। क्या कहते हैं? सिपेलोकोडल। और सिपेलोकोडल का मतलब है विकास की दिशा जो है आपकी सिर से पैर की दिशा में होती है। तो ध्यान रखना, मेसोमॉर्फिक गठन में अट्टाकट्टा शारीरिक गठन, विकासात्मक पाठ में सामाजिक उम्मीदें, प्रोक्सिमोडिस्टल विकास में केंद्र से परिधि की ओर विकास, और मस्तकोद्मुखी जो होता है जिसको सिपेलोकोडल कहते हैं उसमें सिर से जो है पैर की तरफ होता है विकास। ठीक है। और फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन कि ब्रूनर के अनुसार शिशुओं को अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताने का कौन सा तरीका सही नहीं है? ब्रूनर का जो आपका विकास है, ठीक है, ब्रूनर का जो विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार जो है शिशुओं को अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताने का कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ब्रूनर ने बताए 3 तरीके। कौन कौन से 3 थे? पहला तो है इनएक्टिव। कौन सा? इनएक्टिव। और इनएक्टिव में होता है सक्रियता। क्या होता है? सक्रियता। ठीक है, एक मिनट। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है आपका कौन सा? आइकॉनिक। कौन सा? आइकॉनिक। आइकॉनिक को हम कह सकते हैं क्या? दृश्य प्रतिमा। क्या कह सकते हैं? दृश्य प्रतिमा। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक। और सिंबॉलिक को क्या कहते हैं अपन? सांकेतिक। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिध्वनिक। ठीक है, ये ध्वनिक है, ध्यान रखना, प्रतिध्वनिक नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा था। उत्कर्ष का ऑफलाइन पेपर है 9 जो है फरवरी को ये हुआ था, वो है
उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कल सुबह आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।